हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम यूनियन बजट का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड किया जिसमें हाइलाइट्स और पहला जो पार्ट है उसको हमने देखा है। तो आज हम जो है सेकंड पिलर जो है आपका बजट का बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या क्या उसमें प्रोविज़न है, इकोनॉमिक कैपिटल को लेकर के, और इसको हम बेसिकली इसमें देखेंगे। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो नए नए टर्म्स हैं, और टेक्सटाइल्स में एक इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल की बात की गई है इसमें। तो मित्र जो पार्क है उसके बारे में, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स के बारे में देखेंगे। स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें बजट में बताया गया है कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो वो क्या है उसको हम देखेंगे, क्या क्या पॉलिसी है बजट में। और मेट्रो को लेकर के, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कुछ पॉइंट रखा गया बजट में, तो उसको हम देखेंगे मेट्रो को लेकर के। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, और आगे के वीडियो लेक्चर में बाकी के पार्ट ऑफ बजट को हम देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और तो हम बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि इस बार बजट का 6 पिलर है, बेसिकली 6 मेन फोकस एरिया है यूनियन बजट का। तो पहला हमने पिछले वीडियो में देखा था हेल्थ एंड वेलबींग, जिसमें हमने वैक्सीन के बारे में देखा था, आपका क्लीन एयर, स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये सब देखा था। आज जो हम सेकंड पिलर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है फिजिकल एंड फाइनेंस कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस एरिया में ये बजट में क्या क्या रखा गया है, और क्या क्या नई स्कीम्स के बारे में बताया गया है, उन सबको हम देखेंगे। और आगे के वीडियो में हम बाकी के पिलर्स को डिफाइन करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो फिजिकल, ये जो पिलर आपका फिजिकल एंड फाइनेंस कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स है आपको मैं बता दूं पहले। पहला है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसमें टेक्सटाइल पे कुछ बातें कही गई बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे हो गया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पोर्ट शिपिंग्स एंड वाटरवेज हो गए, आपका पेट्रोलियम नेचुरल गैस। फाइनेंस कैपिटल के बारे में है, FDI इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ाने की बात कही गई है। और उसके बाद स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन, जो बैंक्स को लेकर के कुछ प्रोविजन रखा गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइज करना, फंडिंग करना उसमें। इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस, ये भी बैंक से रिलेटेड है। डिपॉजिट इंश्योरेंस को, कंपनी मैटर्स, कंपनी प्रोविजंस को और आसान किया गया है ताकि बिजनेस यहाँ बढ़ सके। एक मेन जो आपने न्यूज़ में देखा हो, स्ट्रेटेजिक सेल और डिसइन्वेस्टमेंट, तो ये भी हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि क्या क्या डिसइन्वेस्टमेंट की बात कही गई है बजट में। और गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी इसमें कहा गया, तो बेसिकली फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है। तो इन सबको हम एक एक करके देखेंगे इस वीडियो में। तो पहला प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये ऑलरेडी स्कीम जो है 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी कुछ सेक्टर्स में, फिर उसको और बढ़ाया गया। तो अभी जो है गवर्नमेंट का प्लान है कि अगले 5 साल में इसको 13 सेक्टर में रख चलाया जाएगा। ये बेसिकली आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है, जो पिछले साल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कोविड में, उसी का एक पार्ट है। इसका फ़ायदा क्या है, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हमारा, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, उसको और नर्चर किया जाए, एंड उसको जो है ग्लोबल सप्लाई चेन से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कैसे जुड़ सके, कैसे उसको हम अपग्रेड कर सके हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, कंपनीज़ को कोर कॉम्पिटेंसी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको कैसे और इन्हेंस किया जाए। ब्रिंग स्केल एंड साइज इन की सेक्टर्स, जो मैन्युफैक्चरिंग में की सेक्टर्स है जैसे मेडिकल डिवाइसेज हो गए, तो इस सब में कैसे हम उसको और है ना उसको बढ़ाएं, उसको प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए इंसेंटिव स्कीम रखी है, गवर्नमेंट ने चलाया था। और ऑब्वियस सी बात है, अगर जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, जो कंपनियां बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगा, उनका साइज बढ़ेगा, तो ज़्यादा रोजगार भी उसमें पैदा होगा। तो ये बेसिकली एम ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे। तो ये स्कीम क्या है, इसको हम देख लेते हैं। PLI स्कीम, जैसे मैंने कहा लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था। It is a scheme that aims to give companies incentive on incremental sales from products मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक यूनिट। तो यहाँ हम ध्यान दीजिए, डोमेस्टिक यूनिट में अगर आपका, मैं कि इंडिया के अंदर में जो कोई यूनिट आपने लगाया है, उसमें जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका अगर सेल में इंक्रीमेंट होता है, उस पर जो है सरकार आपको कुछ इंसेंटिव्स देगी। तो स्कीम से आपका फॉरेन कंपनीज को भी फ़ायदा होगा। अगर वो भारत में यूनिट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, उनको इससे बेनिफिट होगा, इस स्कीम का बेनिफिट वो भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ लोकल कंपनीज को तो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, क्योंकि डोमेस्टिक यूनिट उनके ऑलरेडी जो प्लांट है उनका इंडिया में है। तो उससे अगर इंक्रीमेंट होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा, युवा को रोजगार मिलेगा, उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये काइंड ऑफ सब्सिडी है, उस सेक्टर को दिया जाएगा। इट इज़ ए डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द बजट टू गुड्स मेड इन इंडिया। तो बजट से डायरेक्टली उनको पेमेंट होगा इंसेंटिव के माध्यम से। अमाउंट जो है सेक्टर टू सेक्टर वेरी करेगा, इसका डिटेल हमने डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। इज बेस्ड ऑन डिसएडवांटेज एंड डिजेबिलिटी फेस्ड बाय सेक्टर। तो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे सेक्टर जो है उनको बहुत सारी कमियों झेलनी पड़ती है, डिजेबिलिटी झेलना पड़ता है कि उसको लैंड नहीं मिल रहा है, या फिर कस्टमर नहीं मिलता उनको, या उनका प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है। तो अलग अलग जो
मेथड डिफिकल्टी जो है उसको ध्यान में रखते हुए सेक्टर्स को इंसेंटिव दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका टेक्सटाइल पे भी फोकस है बजट में। उसमें कहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाना है। कैसे? तो पहला है इस जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है, मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्र, इसको लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली टेक्सटाइल पार्क यानी क्लस्टर्स एक तरह से बनाए जाएंगे जहाँ पे गवर्नमेंट अपना वो स्कीम देगी, वहाँ पर इंसेंटिव देगी। 7 टेक्सटाइल पार्क विल एस्टेब्लिश इन 3 ईयर, 3 साल में 7 का प्लान है गवर्नमेंट का। इससे क्या होगा कि ग्लोबली कम्पिटिटिव होगी इंडस्ट्री, क्योंकि उनको एक इंसेंटिव मिलेगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वहाँ पर एक पार्क में, एक क्लस्टर में, जो भी उनको चाहिए हो। अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे आएगा एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्सपोर्ट्स। तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, टेक्सटाइल कंपनियाँ जैसे बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स भी उनका बढ़ेगा। कस्टम ड्यूटी जो है, जो उनका रॉ मटेरियल है बेसिकली रॉ टेक्सटाइल में, नायलॉन जैसे फाइबर हो गया, आपका चिप्स हो गया, ये सब यार्न जो हो गया, उसको गवर्नमेंट रिड्यूस करेगी टू 5%, ताकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उससे फ़ायदा हो सके। कैसे कि रॉ मटेरियल आपका चीप हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट जो है वो चीप होगा। नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस है, इसमें बेसिकली फंडिंग को इंक्रीज कैसे किया जाए, इस पे ध्यान है गवर्नमेंट का। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट लाने के लिए। तो इसमें फंडिंग की आवश्यकता होगी, तो फंडिंग को कैसे इसको बढ़ाया जाए, तो उसके लिए बेसिकली 3 एरिया में फोकस है गवर्नमेंट का। क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, एक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किया जाएगा जो कि फंडिंग ला सके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। उसके अलावा मोनेटाइजिंग एसेट्स, जो एसेट्स है गवर्नमेंट का उसको मोनेटाइज किया जाएगा, यानी प्राइवेटाइज किया जाएगा कुछ को, या फिर उसको गवर्नमेंट जो है सेल करेगी, कुछ पार्ट्स स्टेक जो है अपना सेल करेगी, इस तरह से मोनेटाइज किया जाएगा, इससे पैसा लिया जाएगा। और तीसरा पैसा लेने का माध्यम, फंडिंग का माध्यम जो है इनहेंसिंग द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें बढ़ाया जाएगा, जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है बजट के थ्रू, उसको बढ़ाया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि इसको फायदा मिल सके, फंडिंग यहाँ पर आ सके। तो बेसिकली फंडिंग को बढ़ाने की कोशिश है यहाँ पर। तो पहला जो है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, तो इसके लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है क्रिएट किया जाए, गवर्नमेंट सेटअप करेगी 20,000 करोड़ से। इससे जो क्या होगा कि ये एक प्रोवाइडर, इनेबलर एंड कैटलिस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशन एक बनाया जाएगा जो कि इंडिया से या फॉरेन कंट्रीज से फंड जुटा सके इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये बेसिकली एम है। 5 लाख करोड़ लेंडिंग पोर्टफोलियो टू बी क्रिएटेड, तो 5 लाख करोड़ का लेंडिंग पोर्टफोलियो इसके अंदर क्रिएट किया जाएगा, जो कि 3 साल में, ताकि वो फंडिंग कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में। और डेप्ट फाइनेंसिंग बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आपने पढ़ा होगा एफपीआई जिसे हम कहते हैं, जो कि शेयर मार्केट्स में या हॉट मनी जिसे कहा जाता है एक तरह से, सॉरी, जो इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स जैसे हो गया, हेज फंड हो गया, तो वो जो है उनको अलाउ किया जाएगा डेप्ट फाइनेंसिंग बाय अमेंडिंग ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्कीम है गवर्नमेंट का म्यूचुअल फंड की तरह, उसको इन्वेंट किया जाएगा, ताकि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सके और गवर्नमेंट को इससे फंडिंग मिल सके। दूसरा जो है मोनेटाइजिंग एसेट्स, एसेट्स जो है उसको मोनेटाइज करेगी गवर्नमेंट। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये एक टर्म जो है स्कीम जो लॉन्च करेगी, इसमें क्या क्या मोनेटाइजेशन होगा, गवर्नमेंट का क्या क्या प्लान है। तो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, ये आपने सुना होगा, रेलवे का फ्लाइट कॉरिडोर जो रेलवे का है, इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ये वेस्टर्न फ्लाइट कॉरिडोर है और ईस्टर्न फ्लाइट कॉरिडोर है, तो इसको गवर्नमेंट मोनेटाइज करेगी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। मतलब कि आप जब कमीशन हो जाएगा उसके बाद इसको शायद प्राइवेटाइज किया जाए, प्राइवेट कंपनी को दिया जाए ऑपरेशन चलाने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए। एयरपोर्ट जो है उसको मोनेटाइज करेगी गवर्नमेंट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, कि है ना प्राइवेट कंपनियां उसको ऑपरेट कर सके और गवर्नमेंट को उससे रिवेन्यू आए। उसके अलावा जो अदर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी गवर्नमेंट एसेट मोनेटाइजेशन में लाएगी, जैसे कि जो ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस है, गेल, आईओसीएल और एचपीसीएल का जो पीएसयू जो है, इनका जो पाइपलाइन है उसको गवर्नमेंट मोनेटाइज करेगी, ऑपरेशन करने के लिए प्राइवेट वेंडर्स को देगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एयरपोर्ट जो है टायर 2 और टायर 3 सिटी में, इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। अदर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट जो उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। ये बेसिकली जो है जो एसेट्स है गवर्नमेंट का, उसको गवर्नमेंट बेचेगी, सेल करेगी, ताकि उससे गवर्नमेंट को रिवेन्यू आ सके। वेयर हाउसिंग एसेट, जो वेयर हाउस जो गवर्नमेंट का है बेसिकली सेंट्रल वेयर हाउस अथॉरिटी का, उसको प्राइवेटाइज करेगी। और स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है उसको भी प्राइवेट वेंडर्स को दिया जाएगा चलाने के लिए, या हो सकता है पूरी तरह से बेच दिया जाए। तो ये बेसिकली, ताकि इससे एम क्या है कि फंडिंग आ सके गवर्नमेंट को, और उस फंड को गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए लगा सके। नेक्स्ट कैसे फंडिंग है, तो कैपिटल बजट जो गवर्नमेंट का है उसको उसमें इंक्रीज किया गया है। तो 21-22 के लिए जो बजट जो है
तकरीबन पिछले साल के मुकाबले 34% बढ़ाया गया है। और इसमें से बेसिकली 44,000 करोड़ इन द बजट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रोवाइडेड फॉर प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट्स दैट शो गुड प्रोग्रेस। तो जो अच्छा प्रोग्रेस दिखाएगा जो डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट्स जिसमें अच्छा प्रोग्रेस दिखेगा गवर्नमेंट को, उसमें उसके लिए अलग से फंड रखा गया है, उनको अलग से ज़्यादा फंड दिया जाएगा। और 2 लाख करोड़ जो है टू प्रोवाइडेड टू स्टेट्स को दिया जाएगा, ऑटोनोमस बॉडीज़ को दिया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बूस्ट कर सके, कैपिटल एसेट्स जो है गवर्नमेंट का बूस्ट हो सके। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का ही जो पार्ट है आपका रेलवे, रोड और हाईवे को, इसमें गवर्नमेंट ने क्या रखा है, तो बेसिकली जो है ना काफ़ी फंड इसके लिए भी रखा है। बेसिक यहाँ पर 1,08,230 करोड़ जो है फॉर कैपिटल, हाईएस्ट एवर, आज तक का हाईएस्ट है इसमें रोड ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद जो पोल बाउंड स्टेट है बेसिकली आप समझ सकते हैं, उसमें जो है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लेके आएगी, जैसे तमिलनाडु में, केरला में, वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट ने हाईवे के लिए, रोड हाईवे के लिए कुछ फंड रखा अलग से, आसाम में भी। इसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फंड रखा है कि इन 4 लेन और 6 लेन हाईवेज में ट्रैफिक कैसे एडवांस तरीके से मैनेज किया जा सके। जैसे स्पीड रडार लगाया जाएगा, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड्स लगाए जाएंगे, और जीपीएस इनेबल्ड रिकवरी वैन, अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो रिकवरी वैन जो है जीपीएस इनेबल्ड, उसको भी रखा जाएगा, यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो भारतमाला परियोजना की बात इसमें कही गई है। ये भारतमाला परियोजना बेसिकली क्या है, ये जो है अम्ब्रेला प्रोग्राम है फॉर हाईवे सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट का पहले गवर्नमेंट स्टार्ट किया था काफ़ी पहले। इसका एम है इफिशिएंसी ऑफ फ्लाइट एंड पैसेंजर मूवमेंट, जो पैसेंजर या फ्लाइट मूवमेंट जो है इंडिया में, लोगों का मूवमेंट और जो गुड्स का मूवमेंट जो है उसको कैसे अच्छा किया जाए, फास्टर और कंफर्टेबल किया जाए बाय ब्रिजिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो यहाँ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे मान लीजिए हाईवे हैं, लेकिन यहाँ पर हैबिटेट है, रूरल गाँव है मान लीजिए, तो वहाँ पे यहाँ फीडर रोड बनाया जाएगा ताकि इससे ये कनेक्ट हो सके अच्छे से। इस तरह का, जैसे कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, इंटर कॉरिडोर, फीडर रूट्स बनाए जाएंगे, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, बॉर्डर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड, मान ली बहुत जगह एरिया में बॉर्डर रोड्स नहीं है, यहाँ पे हाईवे लेकिन बॉर्डर के पास रोड्स नहीं है, तो इसको बनाया जाएगा ताकि ये कनेक्टिविटी और अच्छी हो सके, पोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। तो ये सब बेसिकली भारतमाला परियोजना का है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ मिसिंग है उसको बनाया जाए। इसमें 2 फेज में स्टार्ट किया गया था इसको। पहला फेज जो था 5 साल के लिए था, 17 से 22 के लिए। इसमें जो ऑलरेडी नेशनल हाईवे जो है 34,000 किलोमीटर का बनाना था इसको, और फेज 2 में जो अभी प्रपोज जो है 48,000 किलोमीटर का हाईवे रोड नेटवर्क गवर्नमेंट को बनाना है 2024 तक। तो ये बेसिकली 2 फेजेज का स्कीम है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया गया है इसमें बजट में, तो फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम एट 2030, ये फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम नेशनल रेलवे प्लान गवर्नमेंट लाएगी, अभी प्रिपेयर कर रही है 2030 के लिए। वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 2022 जून 2022 तक स्टार्ट हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा। उसके अलावा और भी फ्यूचर डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी, जो कि जैसे कि आपका हो गया ईस्ट कोस्ट फ्लाइट कॉरिडोर, जो कि खड़गपुर से विजयवाड़ा होगा, ईस्ट वेस्ट के लिए भुसावल से खड़गपुर के लिए, और नॉर्थ साउथ जो कि इटारसी से विजयवाड़ा के बीच में। मतलब बेसिकली जो गुड्स मूवमेंट इंडिया में कैसे स्मूथ हो और फास्टर गुड्स मूवमेंट हो सके। उसके अलावा इंडिजिनस और डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो गवर्नमेंट है ना रेलवे बना रही है, जिससे क्या होगा कि कॉलिजन नहीं होगा 2 ट्रेन के बीच में, ह्यूमन एरर के कारण जो कॉलिजन के कारण एक्सीडेंट हो जाता था उसको बंद किया जाएगा, उससे जीरो एक्सीडेंट हो। और जो एलएचबी कोचेज जो है बेसिकली पैसेंजर कोचेज, उसको और इम्प्रूव कोचेज, एडवांस कोचेज को लगाया जाएगा रेलवे में। तो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बेसिकली क्या है, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं डेडिकेटेड, तो एक डेडिकेटेड होगा किसके लिए, फ्लाइट यानी गुड्स मूवमेंट के लिए डेडिकेटेड जो है रेलवे लाइन कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिसमें सिर्फ गुड्स ट्रेन मूव करेगी हाई स्पीड से, हाई स्पीड्स कॉरिडोर रहेगा ये, हाई स्पीड से गुड्स ट्रेन जो मूव कर सकेगी, ताकि सामान जो है इंडस्ट्री का सामान जो बेसिकली वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप समझ सकते हैं कंज्यूमर तक, या जो सेल्स पॉइंट्स तक मूव कर सके। तो हाई स्पीड हाई कैपेसिटी हाई रहेगी, मतलब जैसे अभी मान लीजिए एक मालगाड़ी चल सकती है वहाँ पे, तो वहाँ पे 2-4 मालगाड़ी एक साथ चल पाएगी। रेलवे कॉरिडोर एक्सक्लूसिवली मीन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लाइट एंड इन अदर वर्ड्स गुड्स एंड कमोडिटी। तो गुड्स एंड कमोडिटी के लिए एक्सक्लूसिव ये कॉरिडोर होगा, रेलवे नेटवर्क होगा, रेलवे लाइन होगी जिसपे सिर्फ गुड्स ट्रेन ही चलेगी। और इससे क्या होगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कनेक्टिविटी है, मान लीजिए आप यहाँ पे एक है ना सेज है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ से रेलवे गुजरेगी, अगर आप फ्लाइट कॉरिडोर जो रहता है, तो क्या यहाँ पे और डेवलपमेंट होगा, यहाँ की इंडस्ट्री और डेवलप करेगी और इनको जो है माल भेजने में आसानी होगी।
तो ये फ़ायदा है डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर का। तो अभी जो गवर्नमेंट काम कर रही है ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर पे, ये ऑलरेडी स्टार्ट है वर्क बहुत पहले से। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जो है वो लुधियाना से स्टार्ट होके इन दाकुनी वेस्ट बंगाल में ख़त्म होगा। ये ऑलरेडी बनाए 2022 तक प्रपोज है इसको ख़त्म करने का। और वेस्टर्न जो है वो आपका दादरी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है मुंबई में, वहाँ पे फिर खत्म होगा। तो ये बेसिकली 2 कॉरिडोर जो है लंबा कॉरिडोर है। इसके अलावा और भी जो है गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कॉरिडोर्स का। ये जैसे हमने देखा, ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है, लुधियाना से स्टार्ट होकर के यहाँ पे दाकुनी तक, और ये जो है दादरी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर। इसके अलावा जो कुछ फ्लाइट कॉरिडोर है, जैसे ईस्ट वेस्ट है आपका, भुसावल से लेकर के नागपुर होते हुए यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल तक। उसके अलावा नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जो है नागपुर विजयवाड़ा होते हुए इटारसी तक जाएगा। ईस्ट कोस्ट के जैसे हमने बात की थी खड़गपुर से विजयवाड़ा के बीच में, और भी गवर्नमेंट का प्लान है प्रपोज आगे के लिए। साउदर्न हो गया आपका। तो ये सब डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, ताकि गुड्स मूवमेंट जो है कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, वहाँ के जो इन्वेस्टमेंट जोन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है, वहाँ पे फ़ायदा हो। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अर्बन सिटीज़ में उसको कैसे बेहतर बनाया जाएगा, तो पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस को अच्छा बनाया जाएगा। ताकि इसके लिए 18,000 करोड़ रखा गया है गवर्नमेंट ने, ताकि जो पब्लिक बस सर्विस जो होती है वहाँ पे और लाया जा सके, ज़्यादा बस खरीद सके और बस डिप्लॉय हो सके। इसके अलावा मेट्रो का हमने देखा है कि बहुत सारे टायर 2 सिटीज़ में भी, टायर 3 सिटीज़ में भी मेट्रो जो गवर्नमेंट ला रही है। तो इसके लिए सस्ता मेट्रो कैसे लाया जाए, मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट यूज करेगी, जिससे कि क्या होगा, वहाँ पे कम टाइम में और कॉस्ट इफिशिएंट यानी कम कॉस्ट पे मेट्रो को वहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकेगा, टायर 2 सिटी में स्पेशली। तो मच लेसर कॉस्ट में वहाँ पे दिया जा सकेगा। और टायर 1 सिटी में ऑलरेडी जो मेट्रो का काफ़ी काम चल रहा है बहुत सारी सिटी में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया आपका। इसके अलावा काउंटर पार्ट फंडिंग फॉर जो अपकमिंग मेट्रो रेलवे जहाँ पे चल रहा है, कोची, चेन्नई, बेंगलुरु, नासिक, नागपुर में, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है काउंटर पार्ट फंडिंग करेगी कुछ मेट्रो के लिए। तो मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो क्या है बेसिकली, ये बेसिकली समझ लीजिए आप, ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं रोड पे जो है जिस तरह से रेलवे लाइन करके डेडिकेटेड जो है ट्रेन चलाई जाएगी। एसी कोचेज ट्रेन रन ऑन डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर्स ऑन सरफेस। तो सरफेस पे एक कॉरिडोर बनाया जाएगा इस तरह का प्लेटफॉर्म, और इस पे जो ट्रेनें चलेगी बेसिकली, इसमें ये कॉस्ट इफिशिएंट होगा, कम कॉस्ट पे ये ज़्यादा ट्रेनें चला सकते हैं आप। और नियो क्या बेसिकली जो है ओवरहेड ट्रैक्शन, इसी के ऊपर आप जो रोड के ऊपर जो ओवरहेड ट्रैक्शन बना करके उस पर रबर टायर से थ्रू ट्रेन को आप चला सकेंगे। ऐसा कोचेज बनाया जाएगा जो कि इस पे चल सके। एलिवेटेड ट्रैक्स होगा, इस छोटे छोटे स्टेशन होंगे। तो ये इसका फ़ायदा बेसिकली क्या है कि कम कॉस्ट पे और जल्द समय के अंदर में, कम समय के अंदर में आप इसको लॉन्च कर सकते हैं मेट्रो को। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, तो पावर सेक्टर के लिए जो है कंज्यूमर को फ्रीडम होगा कि कोई भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से वो अपना इलेक्ट्रिसिटी ले सके। अलग अलग यानी कि आपको चॉइसेस दिए जाएंगे। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन गवर्नमेंट जो लॉन्च करेगी, ताकि हाइड्रोजन जनरेट कर सके ग्रीन एनर्जी से। उसके अलावा सोलर एनर्जी में कुछ कैपिटल गवर्नमेंट करेगी, ताकि क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है उसको गवर्नमेंट फुलफिल कर सके ग्रीन एनर्जी में। इसके अलावा रिफॉर्म्स बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसको कैसे और बेहतर किया जाए, जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज हैं उनको कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ पैसा रखेगी उसको और बेहतर करने के लिए। उसके अलावा पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज की अगर हम बात करें, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को और मजबूत किया जाएगा इसमें। बेसिकली इसमें कुछ खास नहीं है। और रिसाइकलिंग कैपेसिटी जो होती है, जो पोर्ट्स का या फिर जो आपका कह सकते हैं जो शिप्स हैं, उसको और बढ़ाया जाएगा शिप्स का रिसाइकलिंग को, ताकि ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो सके। पेट्रोलियम नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, तो इसमें बेसिकली जो एक मेन इंपॉर्टेंट है उज्ज्वला स्कीम, जो आपको पता होगा, इसको और एक्सटेंड किया जाएगा 1 करोड़ और बेनिफिशियरी को कवर करने के लिए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो गैस पाइपलाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो और 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने की योजना है सरकार की, जहाँ अभी तक पाइपलाइन नहीं पहुँचा है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। और इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर to be set up for facilitation and coordination of booking of common carrier capacity of all natural gas pipeline। तो जो गैस पाइपलाइन जो है आपका बुकिंग करने के लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर गवर्नमेंट सेटअप करेगी। तो उज्ज्वला स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना स्कीम है गवर्नमेंट का, 2016 में लॉन्च किया गया था बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के द्वारा। इसमें क्या था कि 5 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स को गवर्नमेंट को कवर करना था, जो ऑलरेडी कवर हो गया है 2019 तक। इसमें स्कीम में क्या है कि बिना डिपॉजिट के इनको फ्री एलपीजी कनेक्शन गवर्नमेंट ने दिया बीपीएल हाउस होल्ड्स को
बेसिकली, और 1600 रुपये जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया पहले सिलेंडर्स के लिए, सिलेंडर बुकिंग करने के लिए 1600 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको दिया गया, और डिपॉजिट उनको नहीं लगा एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए। इसका मेन जो एम था कि क्लीन कुकिंग ऑयल उनको दिया जाए, क्योंकि पहले क्या था, वो लकड़ी जलाते थे या फिर कोयला जलाते थे, जिससे धुआं होता था, पॉल्यूशन होता था, उनको बीमारी होती थी, रेस्पिरेटरी डिजीज, उससे बचा जा सके। तो ये जो है बेसिकल एम था, और ये ऑलरेडी मार्च 2019 तक गवर्नमेंट ने 5 करोड़ बीपीएल हाउस होल्ड को कवर किया है, तो और इसको और बढ़ाने की योजना है गवर्नमेंट की। फाइनेंशियल कैपिटल की अगर बात करें तो जो सिक्योरिटी मार्केट जो डिफरेंट अलग अलग एक्ट है उसको एक सिंगल कोड के अंदर लाया जाएगा, कानून को और छोटा किया जाएगा बेसिकली, तरह से जो पुराने कानून से उसको एक कोड में कंसोलिडेट किया जाएगा, जैसे सेबी एक्ट, डिपॉजिटर्स एक्ट जो हो गया, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट, इन सबको मिलाकर एक कोड बनाया जाएगा ताकि लोगों को समझने में कानून को आसानी हो। उसके अलावा जो गिफ्ट सिटी जो है गुजरात में, फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है, सिटी जो है, इसको जो है गवर्नमेंट डेवलप करेगी वर्ल्ड क्लास में। और इसके अलावा परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू बी क्रिएटेड टू परचेज इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट सिक्योरिटी इन बोथ स्ट्रेस्ड एंड नॉर्मल टाइम्स। तो बेसिकली बॉन्ड मार्केट को डेवलप करने का गवर्नमेंट का है फाइनेंशियल कैपिटल में। वेयर हाउसिंग जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, इंक्लूडिंग वॉल्टिंग, लॉजिस्टिक्स, इस सब में, ताकि वेयर हाउसिंग को और बढ़ाया जा सके। स्टोरेज जो है, फसल की योजना हो या कोई भी स्टोरेज जो है वेयर हाउसिंग को, उसको और स्ट्रेंथन किया जा सके। इन्वेस्टर चार्टर फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर चार्टर बेसिकली क्या है कि एक चार्टर है, उसमें लिखा गया कैसे क्या क्या ड्यूटी आपकी इन्वेस्टर के बारे में बताया जाएगा, उसको अवेयर किया जाएगा। इसके अलावा रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंज को सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि सेबी को एक नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने कि ये रेगुलेटर होगा इसमें गोल्ड एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के लिए। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या है, बेसिकली आईएफएससी। ये बेसिकली क्या है कि एक ना जो फॉरेन में ऑलरेडी ये सब आप देखेंगे आईएफएससी है होता है। ये क्या है कि ब्रिंगिंग बैक टू इंडिया द फाइनेंशियल सर्विस एंड ट्रांजैक्शन दैट आर करेंटली कैरीड आउट इन ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स बाय इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड ओवरसीज ब्रांचेज। तो ये क्या है कि जो बाहर में अभी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंडियन के एंटिटी जो है, क्योंकि ये जो है काफ़ी इंसेंटिव देता है। आईएफएससी में टैक्स इंसेंटिव्स है गवर्नमेंट को, जो कॉर्पोरेट एंटिटी है उनको, और भी बहुत सारे इंसेंटिव मिलते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि इंडिया में क्योंकि नहीं है, तो इंडियन कंपनी जो बेसिकली बहुत बार जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो हैं, इस सर्विसेज का ट्रांजेक्शन, ये बाहर के आईएफएससी में करती है। तो इसको इंडिया में कैसे किया जाए, इसके लिए यहाँ इंडिया में ही गवर्नमेंट इसको सेटअप कर रही है। इससे सच सेंटर्स डील विद फ्लो ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में से यहाँ पे कॉर्पोरेट जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं। इट इज़ डन बाय ऑफरिंग बिजनेस एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट दैट इज कंपेरेबल टू अदर लीडिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन होगा, जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होगा, वो इंडिया का नहीं होगा, बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पे होगा। एक तरह से ऑफशोर आप कह सकते हैं एंटिटी है ये, इंडिया के अंदर है, लेकिन यहाँ पे इंडियन रेगुलेशन जो नॉर्मल रेगुलेशन वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके लिए गवर्नमेंट अलग से रेगुलेशन बनाएगी, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अलग अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जगह पे होता है, जैसे लंदन, सिंगापुर में, उसी को यहाँ भी रखा जाएगा। और पहला जो हमारा गिफ्ट आईएफएससी सेंटर है वो गिफ्ट सिटी के नाम से रखा गया है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जो कि गांधीनगर में लोकेटेड है। इसको गवर्नमेंट डेवलप कर रही है अभी। तो ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इसके अलावा एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट बढ़ाना चाह रही है 49% से 74%, और फॉरेन ओनरशिप को भी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। बात करते हैं उसके बाद बैंक से रिलेटेड स्ट्रेस्ड एसेट रिजोल्यूशन एंड रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबी। तो एसेट्स जो है, स्ट्रेस्ड एसेट मतलब जो गवर्नमेंट जो बैंक्स का जो लोन्स है जो कि रिकवर नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे बैंक रिकवरी नहीं कर पा रही है, एनपीए हो घोषित हो गया है, तो वैसे एसेट्स को कैसे रिजोल्यूशन किया जाए, उसके लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो ऑलरेडी बनी हुई है, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये जो है इसको सेटअप गवर्नमेंट करेगी बड़ी लेवल पर। इससे क्या होगा कि ये जो है कंसोलिडेट करेगा और टेक ओवर द एग्जिस्टिंग स्ट्रेस डेप्थ। तो जो बैंक्स के पास जो डेप्थ है, जो लोन है जो कि रिकवर नहीं हो पाया है, और उनके पीछे जो सिक्योरिटीज है, जो लैंड या फिर जो भी रखा गया अपने गिरवी, उन सबको वो लेगी, ये कंपनी ले लेगी बैंक से, ताकि बैंक का जो बुक्स है वो क्लियर हो सके। एंड देन मैनेजेज एंड डिस्पोज ऑफ द एसेट्स टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। और ये जो कंपनी क्या करेगी, ये डेप्ट को लेकर के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हैं, हेज फंड जो बड़े बड़े हो गए, उनको बेचेगी, उनको सेल करेगी, उनको डिस्पोज ऑफ करेगी, सेल डाउन करेगी।
इससे क्या होगा, बैंक का बुक भी क्लियर हो जाएगा और जो डेप्थ आपको रिकवर करना है उसका काफ़ी पॉइंट जो है गवर्नमेंट बैंक का टाइम चला जाता है रिकवरी में, तो उससे बच सकेंगे आप और बैंक जो एसेट है वो रिकवर हो सकेगा अच्छे से। इसके अलावा कंसोलिडेट द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ बैंक, तो डिकैपिटलाइजेशन होगा, फिर से 20,000 करोड़ का गवर्नमेंट बेसिकली फंड देगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 21-22 में। ऑलरेडी ये हो चुका है पहले भी, तो अभी फिर से गवर्नमेंट का योजना है कि 20,000 करोड़ और जो है जिन बैंक को जरूरत होगा उसमें गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। अब हम बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, तो कंपनी कैसे और बिजनेस यहाँ पे अच्छा किया जाए, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो एक्ट है जिसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज बनाई जाती है उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, उसमें क्रिमिनल जो प्रोविजन है उसको हटाया जाएगा। स्मॉल कंपनीज का जो डिफिनेशन उसको और अमेंड किया गवर्नमेंट ने। फॉर पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख टू नॉट एक्सीडिंग, यानी कि और डिफिनेशन को एक्सीड कर दिया गया। 2 करोड़ के नीचे की कंपनी जो है इनका पेड अप कैपिटल है वो भी स्मॉल कंपनीज के डिफिनेशन में आएगी। इससे फायदा क्या होगा, इनको स्मॉल कंपनीज को जो बेनिफिट गवर्नमेंट देती है एमएसएमई को, तो ये फायदा इनको भी मिल सकेगा। उसके अलावा इसका डेफिनेशन बेसिकली ब्रॉड कर दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को स्मॉल कंपनीज के डेफिनेशन के अंदर रखा जाएगा। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन 1% कंपनीज, तो 1% कंपनी जैसे आप स्टार्टअप में बहुत बार देखते हैं, तो उसको जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा दिया गया गवर्नमेंट ने। पेड अप कैपिटल या टर्नओवर का रिस्ट्रिक्शन जो था उसको हटा दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ स्टार्टअप जो है वो बन सके यहाँ पर और उनको फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा एनआरआई को भी अलाउ किया इनकॉर्पोरेट करने के लिए। 1% कंपनीज में आप एनआरआई भी आ सकते हैं, तो ये सब कुछ कुछ। और वो बाद में चाहे वो 1% कंपनी तो किसी भी अलग तरह की कंपनी, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी में वो आप कन्वर्ट हो सकते हैं आसानी से। दूसरा जो आप पार्ट उसी का कि जो गवर्नमेंट का जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल जो है इनका, जो बिजनेस रजिस्टर होता है, आप कंपनी बनाते हैं उसको रजिस्टर करना पड़ता है कॉर्पोरेट अफेयर्स में, उसको और आसान बनाया जाएगा। रिजोल्यूशन जो है, जो कॉर्पोरेट का जो रिजोल्यूशन है उसको और फास्ट किया जाएगा। कैसे, एनसीएलटी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। ई कोर्ट्स, ताकि ऑनलाइन कोर्ट से थ्रू जल्दी से जल्दी केसेस को सुलझाया जा सके। अल्टरनेटिव मेथड को और बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि मेडिएशन हो गया आपका, आर्बिट्रेशन हो गया आपका, तो इसको और बढ़ावा दिया जाए ताकि आप आसानी से जल्दी केस का निपटारा हो सके। और एमएसएमई के लिए अलग से फ्रेमवर्क रखा जाएगा ताकि और उसके लिए अलग से सुविधा दी जाएगी। एंड क्विक रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ विद गवर्नमेंट और सीपीएससी, तो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ जो बहुत सारे बिजनेस कंपनियों का डिस्प्यूट रहता है उसको कंसिलिएशन मेथड से, यानी डिस्कशन के मेथड से एक तरह से रिजॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मैनेजमेंट की बात कही गई है इसमें, तो बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, आईडीबीआई बैंक, बीएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात लिमिटेड, इस सबको जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मैनेजमेंट गवर्नमेंट इसमें करेगी। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मैनेजमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है अपना बेसिकली मैनेजमेंट कंट्रोल जो है किसी दूसरी कंपनी को देगी, मैनेजमेंट कंट्रोल से हट जाएगी, यानी कि 26% स्टेक एक तरह से आप कह सकते हैं दूसरी किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को देगी चलाने के लिए। आईडीबीआई बैंक को छोड़कर के 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करेगी। प्राइवेटाइज मतलब पूरा का पूरा गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच देगी, पूरी तरह से ग्रेटर देन गवर्नमेंट का स्टेक जो है लेस देन 50% हो जाएगा। एलआईसी का आईपीओ लेके आई गवर्नमेंट 21-22 में। उसके अलावा प्रपोज टू रिलैक्स द कंडीशन रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस ऑफ डिसइन्वेस्टेड पीएसयू इन एमेलमेशन, तो कंडीशन इसमें कुछ टेक्निकल है ये। उसके अलावा और ये टैक्स रिलेटेड फायदा दिया जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट में। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पॉलिसी, गवर्नमेंट वही स्ट्रेटेजिक इन डिसइन्वेस्टमेंट है, तो बहुत सारे सेक्टर्स को जो गवर्नमेंट ने बांट दिया स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर अभी 4 रह गए हैं सिर्फ, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, और चौथा जो है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन 4 को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्टर्स है वो सारे नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर होंगे गवर्नमेंट के लिए। अब इसका क्या मतलब है, तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का, गवर्नमेंट का जो पब्लिक पीएसयू है उसका मिनिमम प्रेजेंस रहेगा, जितना जरूरी उतना ही गवर्नमेंट रखेगी। और रिमेनिंग जो सीपीएससी है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जितना मिनिमम उतना रखेगी, बाकी को प्राइवेटाइज कर देगी गवर्नमेंट, या मर्ज कर देगी, या सब्सिडियरी कर देगी, दूसरे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसका सब्सिडियरी बना देगी उसको। नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो है इसको छोड़ करके उसमें जो है सारे सीपीएससी को प्राइवेटाइज करेगी गवर्नमेंट या फिर क्लोज कर देगी।
अगर प्राइवेटाइज नहीं हो पाता, कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो उसको बंद कर देगी। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट अपना जो है डिसइन्वेस्टमेंट का पॉलिसी है गवर्नमेंट का। उसके अलावा गवर्नेंस रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म, जो गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है, जो फंडिंग है, उसको कैसे रिफॉर्म करेगी गवर्नमेंट। तो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम, इसको जो है सभी मिनिस्ट्री और ऑटोनोमस बॉडीज में इसको इनेबल किया जाएगा। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का इस इंटरेस्ट कॉस्ट घटेगा। अभी कुछ कुछ मिनिस्ट्री ऑटोनोमस बॉडीज में इसको इम्प्लीमेंट किया गया पायलट बेसिस पे। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट जो रैशनलाइज एंड ब्रिंग डाउन दिस नंबर ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, उसको कम किया जाएगा, बेसिकली रैशनलाइज किया जाएगा। जिसकी ज़रूरत नहीं है जिस स्कीम की, उसको बंद किया जाएगा, या हो सकता है 2 स्कीम को मिला करके एक स्कीम कर दिया जाए, तो ऐसा गवर्नमेंट करेगी। तो फर्दर स्ट्रीमलाइन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कोऑपरेटिव्स, तो गवर्नमेंट विल सेट अप सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर देम। तो कोऑपरेटिव के बिजनेस को और बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट इसके लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो रेगुलेशन का स्ट्रक्चर हो, उनको अप्रूवल का हो, मॉनिटरिंग का स्ट्रक्चर हो, उसको गवर्नमेंट जो है अलग से सेटअप करेगी, सेपरेट स्ट्रक्चर। तो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट बेसिकली क्या है, तो ये जो है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कैश एंड द यूनिटी ऑफ ट्रेजरी। तो ये बेसिकली एक बैंक अकाउंट हो जाएगा, या तो सेट ऑफ लिंक बैंक अकाउंट, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ट्रांजेक्ट ऑल इट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो एक सिंगल अकाउंट होगा, या फिर कह सकते हैं आप कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट, जिससे जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं या गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, वो सारे उसी के थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे, उसी पे गवर्नमेंट सबका फंड आएगा। अभी क्या है कि अलग अलग मिनिस्ट्री का, अलग अलग डिपार्टमेंट का फंड अलग अलग जगह लोकेट होता है। तो अगर किसी के पास फंड बच जाता है, तो वो उस अकाउंट पे पड़ा रह जाता है, दूसरे के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। तो कंसोलिडेशन ऑफ कैश रिसोर्सेज, तो जो अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास जो कैश है, तो उसका कंसोलिडेशन हो जाएगा, क्योंकि एक अकाउंट होगा तो गवर्नमेंट के पास नॉलेज होगा कि कितना हमारे पास टोटल कैश है। तो इससे क्या है, कैश मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को कुछ कैश चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो देख सकती है कि उसके पास, उसको अलग अलग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से इंक्वायरी नहीं करना पड़ेगा। सिंगल अकाउंट में वो देख सकती है कि भाई हमारे पास इतना कैश बचा हुआ है, तो इससे गवर्नमेंट को बोरो ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कैश है तो गवर्नमेंट यहीं से ले सकती है। तो अभी क्या होता है कि अलग अलग मिनिस्ट्री से मैंने कहा कि हो सकता है एक मिनिस्ट्री है जिसके पास, डिपार्टमेंट है जिसके पास कैश बैलेंस पड़ा हुआ है अकाउंट में, लेकिन दूसरी मिनिस्ट्री को पैसा चाहिए, उसके अकाउंट में कैश नहीं है, तो इसको पता नहीं है कि यहाँ पे कैश है। तो गवर्नमेंट क्या होता है, इसके लिए या पीएम मिनिस्ट्री जो है कैश के लिए कहीं से बोरो करती है, इसको इंटरेस्ट का कॉस्ट पड़ता है, बोरोइंग कॉस्ट पड़ता है। अभी क्या होगा कि एक अकाउंट में रहेगा, तो अगर ये कैश भी रहेगा और ये पैसा भी यहाँ पे जो है, इसको पता रहेगा दूसरी मिनिस्ट्री को कि भाई यहाँ पे तो कैश है, तो यहीं से डायरेक्टली वो यूज कर सकती है इसको। ये फायदा होगा। अभी क्या है, फंड अप्रूवल के बाद फंड्स एलोकेटेड डिसबर्स टू वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट्स। अभी अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को फंड दिया जाता है अलग से, और फंड्स आर नॉट बीइंग यूटिलाइज एंड केप्ट आइडल इन द अदर बैंक अकाउंट। तो बहुत बार होता है कि क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग अकाउंट है, हर मिनिस्ट्री का आप देखेंगे अलग ट्रेजरी अकाउंट है, तो वहाँ पे हो सकता है किसी ट्रेजरी के पास फंड है, उसके बैंक में पड़ा हुआ, यूज नहीं किया उसने, लौटा दिया बाद में, लेकिन किसी और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को फंड चाहिए, तो उसको मांगना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है कहीं और से, तो उसमें बोरोइंग कॉस्ट आ जाता है, इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाता है। लेकिन अगर यही जो पैसा पड़ा हुआ दूसरे ट्रेजरी में, उसको अगर दूसरे जिसको मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए, तो वो इसमें क्या होगा कि वो पैसा दिखेगा उसको, और वो वहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकता है। गवर्नमेंट को ये अवेयर नहीं रहता है ये रिसोर्सेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज नहीं है अभी। तो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 2 बजट का, और आगे की वीडियो में हम दूसरा जो बजट का बाकी जो पिलर्स है उसको हम देखेंगे। तो अगर आपने वीडियो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।